हे एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद्या। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैकर रैंक की डाउन टू जीरो सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि यू आर गिवन क्यू क्वेरीज और हर एक क्वेरी में आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा एन, और उस एन पे आप दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑपरेशन में कहा हुआ है कि आप एन को ब्रेक करो दो इंटीजर्स में ए कॉमा बी, वेयर ए इंटू बी इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो आप एन की बजाय मतलब आप एन को दो इंटीजर ए और बी में ऐसे ब्रेक करो कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन एन बन जाए, और वहां पे ए भी वन नहीं होना चाहिए और बी भी वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा आप कर सकते हो तो उस केस में एन जो होगा वो हमारा होगा मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी। तो मतलब एन को हम रिड्यूस कर देंगे ए और बी में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उस नंबर में। और सेकंड ऑपरेशन में हमें कहा हुआ है कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एन बाय वन, मतलब एन को हम उसमें से वन रिड्यूस कर देंगे और वो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। तो ऐसे रिड्यूस करते करते आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन टू जीरो। ठीक है, तो मिनिमम कितनी मूव्स आपको लगेंगी जिससे आप मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर करके एन को जीरो में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारा गोल क्या है? गोल है कि हमें एक नंबर दिया होगा एन जिसको हमें जीरो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? पहला ऑपरेशन है कि हम एन को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ ए इंटू बी, जहाँ पे ए भी वन ना हो और बी भी वन ना हो। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम एन को कन्वर्ट कर देंगे एक नंबर में जो कि होगा मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, सेकेंड है हमारा कि हम एन को सिंपल से कन्वर्ट कर दें किस में? एन माइनस वन में। तो ये दो तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि हम ऐसा क्या करें, या फिर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करें, या फिर कौन से एल्गोरिथम अप्लाई करें जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दो तरह के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। एक तो है हमारा डीपी का कंसेप्ट जो होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग, और एक है हमारा क्यूज का कंसेप्ट, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रैक्टिस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यूज के अंदर लिस्टेड है ये प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली कि इसमें क्यू तो यूज होने ही वाला है। तो इन केस अगर आपको डीपी नहीं भी लग रहा कि डीपी यूज होगा, तो एक चीज तो क्लियर है कि क्यू तो यूज होने ही वाला है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लेट्स से हम लोग ले लेते हैं n इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, अभी हमारे पास सिक्स एक एग्जांपल है जिसको मुझे रिड्यूस करना है जीरो में। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिक्स को मैं कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मैं ऑपरेशन वन से चलूंगा तो क्या कर सकता हूँ, और ऑपरेशन टू से चलूंगा तो क्या कर सकता हूँ? तो लेट्स से कि मैंने सिक्स को कन्वर्ट कर दिया इन द मल्टीपल ऑफ टू कॉमा टू इंटू थ्री। ठीक है, और इसको किस में और किसी में कर सकता हूँ? वन इंटू सिक्स कर सकता हूँ, या फिर सिक्स इंटू वन कर सकता हूँ। यही मल्टीपल्स हो सकते हैं ना सारे के सारे। अब ये तो मेरे वैलिड नहीं है, बिकॉज मुझे बोला हुआ है कि ए इंटू बी में कन्वर्ट करना है जहाँ पे ए भी वन ना हो और बी भी वन ना हो, तो ये तो वैलिड है नहीं। वैलिड कौन सा हुआ? ये वाला मल्टीपल। और अगर मैं इसमें कन्वर्ट करता हूँ, मतलब ए इंटू बी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाता हूँ, तो मेरा एन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किस में? थ्री में। मेरा एन थ्री में रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में से बड़ा थ्री है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि n इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो उस केस में मेरा n हो जाएगा फाइव। तो ये दो वैल्यूज मुझे मेरे पहली आइट्रेशन से कह लो या फिर पहले मूव से मिल गई, दोनों अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू, जिसमें मुझे एक में थ्री मिल रहा है, एक में फाइव मिल रहा है। ठीक है, अब थ्री से चलते हैं। पहले थ्री को मुझे और फर्दर रिड्यूस करना है, तो थ्री को मैं या तो वन इंटू थ्री लिख सकता हूँ या फिर थ्री इंटू वन लिख सकता हूँ। और तो कोई ऑप्शन है नहीं कि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊँ, और ये वैलिड है नहीं। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच ये है कि थ्री में से वन कम कर दूं तो मेरा टू आ जाएगा, तो मतलब मैंने थ्री को टू में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद टू पे चलते हैं, फिर टू को भी फिर वन इंटू टू लिख सकता हूँ या फिर टू इंटू वन लिख सकता हूँ, और ये दोनों केसेस वैलिड नहीं है बिकॉज कोई भी वन नहीं हो सकता, राइट। सेकंड अप्रोच क्या है कि टू में से वन माइनस कर दो, उसको वन में कन्वर्ट कर दो। फिर वन, अब मुझे रिड्यूस कहाँ तक करना है? जीरो तक करना है, तो डेफिनेटली वन को मैं कैसे लिखूंगा? वन इंटू वन लिखूंगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। ये भी वैलिड केस नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड अप्रोच क्या है कि वन में से वन माइनस कर दो और जीरो तक रिड्यूस कर दो। तो एक ये मुझे एक तरीका मिल गया, मतलब ये मेरा एक वे हो गया जिसमें मैं सिक्स को जीरो में रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स देखूँ तो मेरे कितने लग रहे हैं? पहला स्टेप मेरा ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा, थर्ड स्टेप ये रहा, फोर्थ स्टेप ये रहा। तो मतलब अगर मुझे सिक्स को जीरो में रिड्यूस करना है तो मैं चार स्टेप्स में ये कर पा रहा हूँ यूजिंग दिस अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या कहती है? जो मतलब सेकंड मेरा ऑप्शन था उस पे को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे फाइव है, ठीक है, तो फाइव को दो तरीके हैं, या तो मैं मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करूँ तो वन इंटू फाइव कर सकता हूँ या फाइव इंटू वन कर सकता हूँ, बट ये दोनों ही वैलिड नहीं है। दूसरी अप्रोच क्या कहती है? वन माइनस कर दो, फोर में कन्वर्ट कर दो। फिर अब फोर आ गया, फोर को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? वन इंटू फोर कॉमा टू इंटू टू कॉमा फोर इंटू वन।
यही 3 अप्रोचेज़ हो सकती हैं, राइट? और तो किसी टर्म्स में एक्सप्रेस कर नहीं सकता इसको, है ना? तो या तो अब मैं इसके थ्रू जाऊँ या फिर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 3 आएगा। अब अगर मैं इसके थ्रू जाता हूँ तो ये केस मेरा वैलिड नहीं है। ये केस मेरा वैलिड नहीं है। वैलिड कौन-सा है? 2 इंटू 2 वाला, और 2 इंटू 2 के केस में मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 2 इंटू 2 2 ही होगा, राइट? तो मैंने 4 को 2 में यहाँ रिड्यूस कर दिया, और 2 के आगे मुझे पता ही है कि 2 1 में जाएगा और 1 0 में जाएगा, ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा जाऊँ तो 2 1 में जाएगा, 1 0 में जाएगा, तो ये मेरा एक केस बन गया और 0 मेरा कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा 3 है और हम 3 भी ऑलरेडी देख चुके हैं। 3 2 में जाता है, 2 1 में जाता है, 1 0 में जाता है, राइट? तो 3 को मैं कन्वर्ट करूँगा 2 में, 2 मेरा जाएगा 1 में, 1 मेरा जाएगा 0 में। तो अब हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लग रहे हैं। 1 2 3 4 ये हमने पहले काउंट कर लिया, इस वे से 4 स्टेप लग रहे हैं। अगर मैं किसी दूसरे वे से जाता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, राइट? ये हो गया मेरा सेकंड वे। अब सेकंड वे में कितने स्टेप्स लग रहे हैं? ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ठीक है? और ये मेरा हो गया थर्ड स्टेप, क्योंकि मैंने 4 को 2 में कन्वर्ट करा तो ये थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है? ये मेरा हो गया फोर्थ स्टेप और ये मेरा हो गया फिफ्थ स्टेप। तो इसका मतलब जो मेरी सेकंड अप्रोच है, जिससे 6 5 4 2 1 और 0, एक मिनट, 6 5 4 2 1 और 0, हाँ। तो इस केस में 6 में 0 में कन्वर्ट करने पे मुझे लग रहे हैं 5 स्टेप्स, ठीक है? अब थर्ड अप्रोच देख लेते हैं। थर्ड अप्रोच कौन सी वाली है मेरी? थर्ड अप्रोच मेरी है, लेट्स से, ये वाली अप्रोच जो है, जैसे मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से लेकर पूरा एंड तक, ओके? तो इस अप्रोच को अगर मैं देखूँ तो एक स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा, थर्ड स्टेप मेरा ये रहा, फोर्थ स्टेप ये रहा, फिफ्थ स्टेप ये रहा, सिक्स्थ स्टेप ये रहा। तो इस केस में मेरे कितने स्टेप लग रहे हैं? 6 टू 0 में कन्वर्ट करने में मेरे 6 स्टेप लग रहे हैं। अब इन तीनों स्टेप्स में से मुझे बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे जिससे मैं 6 को 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्लियरली मेरे 4 स्टेप्स लग रहे हैं जिसको मैं 6 को 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, और जब भी हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी होती हैं, मतलब हम ग्रीडी अप्रोच नहीं ले सकते कि हम मैक्सिमम देख लें या ऐसा कुछ कर लें। हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि किस पॉसिबिलिटी में हमें परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो जब भी पहली कंडीशन क्या होती है डीपी की, कि मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ देख रहा हूँ, ठीक है? मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ, ओके? और सेकंड थिंग क्या है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रही हैं और वो ओवरलैप हो रही हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा 210 आ रहा है, ठीक है? इस केस में भी मेरा 210 आ रहा है और इस केस में भी मेरा 210 आ रहा है, ठीक है? तो मेरी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, राइट? अलग-अलग केसेस में। तो जहाँ पे सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो, मतलब जहाँ पे सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो, ठीक है? तो इसका मतलब है वहाँ पे मेरा डीपी लग सकता है। तो डीपी की 2 ही कंडीशन होती हैं। एक होती है हमारी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ठीक है? ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर, ओके? और एक होती है मेरी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ये होता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या बोलता है? ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मेरा बोलता है कि जो मेरी बिगर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे अगर 6 को रिड्यूस करना है 0 में, तो डेफिनेटली जो मेरा 3 का सॉल्यूशन है उसको मैं यूज कर सकता हूँ ना इसमें। जैसे मान लो मुझे पता है कि 3 को 0 में रिड्यूस करने में मेरे कितने स्टेप लगते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप लगते हैं, ठीक है? और 6 को 3 में कन्वर्ट करने में मेरा 1 स्टेप लगता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 6 को 0 में रिड्यूस करने में, मतलब 6 को 0 में रिड्यूस करने में और 3 को 0 में रिड्यूस करने में और 6 को 0 में 3 में रिड्यूस करने में, ठीक है? तो मुझे पता है यहाँ पे मेरे 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 3 स्टेप मेरे यहाँ लग रहे हैं, और यहाँ पे मेरे कितने स्टेप लग रहे हैं? यहाँ पे मेरा 1 ही स्टेप लग रहा है, तो 3 + 1 टोटल मेरे 4 स्टेप लगेंगे, जो मेरा यहाँ पे आंसर है। तो इसका मतलब जो मेरा सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है। सेकंड है कि मेरी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, कि मेरी सब प्रॉब्लम्स अलग-अलग पार्ट्स में ओवरलैप कर रही हैं या फिर बार-बार रीयूज़ हो रही हैं, राइट? तो ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं, डेफिनिटली इसका मतलब है कि मैं डीपी का यूज़ कर सकता हूँ, ओके? तो अब बात ये है कि इसको हम लोग क्यू के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार वो देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका कोड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका कोड कैसे करना है, ठीक है? तो एक बार फिर से मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि मुझे 6 को 0 में रिड्यूस करना है, ठीक है?
अब इस बार हम क्या करने वाले हैं, क्यू का यूज़ करने वाले हैं और डेफिनेटली डीपी तो चल ही रहा है, तो हम देखेंगे कि इसको क्यू में कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने 6 से स्टार्ट किया, ठीक है, 6 को मैंने क्यू में डाल दिया। ओके, अब मैंने क्या कहा कि मैं 6 को क्यू से पॉप करूंगा क्योंकि और कोई एलिमेंट मेरे पास है नहीं अभी, राइट। तो मैंने 6 को क्यू से पॉप किया। ओके, अब मेरे पास दो अप्रोचेस थी, राइट, कि अगर या तो मैं ए इंटू बी में कर दूं या फिर मैं ए एन माइनस वन में कर दूं एन को, है ना, यहाँ पे एन माइनस वन, और इस केस में मेरा होगा मैक्स ऑफ ए और बी, है ना। ये दो अप्रोचेस थी मेरे पास। तो 6 में एक अप्रोच में चलते हैं कि क्या मैं इसको ए इंटू बी में रिड्यूस कर सकता हूँ, तो हमने देख चुके हैं ऑलरेडी कि इसको हम 2 इंटू थ्री में रिड्यूस कर सकते हैं, जहां से मेरा आंसर निकलेगा 3। तो इस 3 को मैंने क्या किया, क्यू में पुश कर दिया, तो यहाँ मेरा आ गया 3। दूसरी अप्रोच से मेरे पास आया 6 माइनस वन 5, इसको ही मैंने क्यू में पुश कर दिया, यहाँ मेरा आ गया 5। ठीक है, तो आपके जितने भी वैलिड मल्टीप्लीकेशंस बनेंगे ना, उनका जो रिजल्ट होगा आपको उन सबको क्यू में पुश करना है। यहाँ पे तो एक ही बन रहा है, बट इन केस लेट से मैं 8 लेता हूँ, हाँ मैं 8 नहीं, 8 नहीं ले सकते, एक मिनट, मैं 12 लेता हूँ, ठीक है। तो 12 होता अगर, तो 12 के केस में मेरा 3 इंटू फोर भी एक वैलिड सोल्यूशन है और 2 इंटू सिक्स भी एक वैलिड सोल्यूशन है, तो 6 और 4 दोनों पुश होते हैं क्यू में। इस बात का ध्यान रखना कि दोनों पुश करने हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब क्या करा मैंने, ए मेरा खत्म हो गया, मतलब ये एक मेरा मूव खत्म हो गया, तो मेरी नंबर ऑफ जो मूव्स थी उसको मैंने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नंबर ऑफ मूव्स मेरी 1 से इंक्रीमेंट हो गई। तो मैं काम करता हूँ, नंबर ऑफ मूव्स को यहाँ स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ मेरा आ गया 1, ठीक है। अब मैंने 3 को पॉप आउट किया, ठीक है, 3 को पॉप आउट किया, तो मैंने क्या कहा कि चलो ठीक है, 3 पॉप आउट हो गया, और 3 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, या तो 1 इंटू थ्री या फिर 3 इंटू वन, इन दोनों में से कोई भी वैलिड नहीं है, या फिर मैं इसको 2 कर सकता हूँ, राइट। तो 2 मेरा वैलिड है, तो इस केस में मैंने 2 को यहाँ पुश कर दिया और 3 मेरा पॉप आउट हो गया। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि मेरा ये जो नंबर है, नंबर ऑफ मूव्स, वो मेरे एलिमेंट्स के साथ रहेगा। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे 3 के साथ मेरा नंबर ऑफ मूव्स है 1, 5 के साथ है नंबर ऑफ मूव्स 1, मतलब जब मैंने 3 और 5 पे आया तो मेरी एक मूव अप्लाई हो चुकी है, राइट। अब मैंने 3 को पॉप आउट करके 2 पे गया, तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे दो मूव्स अप्लाई हो चुके हैं, तो ये नंबर ऑफ मूव्स 2 के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि यहाँ दो मूव्स अप्लाई हो चुके हैं, राइट। ओके, अब एक काम करते हैं, 5 को पॉप आउट करते हैं। 5 को पॉप आउट किया तो 5 1 इंटू फाइव होगा या फिर 5 इंटू वन होगा, इसका तो कोई फायदा नहीं है। मैंने इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा 4 में कन्वर्ट हो गया, और 5 में नंबर ऑफ मूव्स क्या था 1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, 4 में नंबर ऑफ मूव्स हो गया मेरा 2, मतलब दो मूव्स के बाद मैं 4 तक पहुंच सकता हूँ, राइट। उसके बाद मैंने क्या करा, फिर से 2 को पॉप आउट करा, 2 को पॉप आउट करा। अब 2 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 इंटू टू या फिर 2 इंटू वन, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने इसको 1 में रिड्यूस कर दिया, तो मैंने 1 को पुश कर दिया। इस केस में नंबर ऑफ मूव्स मेरा कितना गया, 2 में जितनी थी उसमें +1 कर दिया, तो यहाँ पे 2 थी, 2 + 1 3, मतलब ये 3 मूव्स के बाद आ रहा है। 1 में मैंने रिड्यूस किया 3 मूव्स के बाद। फिर मैंने 4 को पॉप आउट किया। अब 4 को मैं 2 इंटू टू में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर मैं 3 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो 2 इंटू टू में कन्वर्ट करा तो मैक्स ऑफ ए और बी 2 आया मेरा, तो मैंने 2 को क्यू में पुश कर दिया। यहाँ मैंने 3 में कन्वर्ट करा, 3 को भी क्यू में पुश कर दिया। अब जो मेरा 4 पॉप अप हुआ है उसका नंबर ऑफ मूव्स कितनी थी, 2 थी, तो इनमें एक एक और बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये भी थर्ड मूव पे आ रही है और ये भी थर्ड मूव पे आ रही है। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ नंबर ऑफ मूव्स थी 1, यहाँ नंबर ऑफ मूव्स थी 2, अब ये भी थर्ड मूव पे जा रहा है 3 मूव्स के बाद, और ये भी थर्ड मूव पे जा रहा है, राइट। तो जो मेरा नंबर 3 है वो नंबर ऑफ मूव्स 3 के साथ एसोसिएटेड है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, अगले को पॉप करते हैं। मैंने 1 को पॉप करा, अब 1 को पॉप करा तो या तो ये 1 इंटू वन में कन्वर्ट होगा जिसका कोई फायदा नहीं है, वैलिड नहीं है, या फिर ये 0 में जाएगा। अब 0 में जाएगा तो मेरा क्यू में पुश हो गया 0, ठीक है। या तो आप यही चेक कर सकते हो, जैसे ये 0 में पहुंच गया तो इसका मतलब इसमें जितनी यहाँ पे 1 में मूव्स थी उसमें +1 कर दो, तो जैसे 1 में मूव्स थी नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ मूव्स थी यहाँ पे 3, तो इस 3 को 3 में मैंने 1 प्लस कर दिया 0 तक पहुंचने के लिए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मूव्स मेरी होगी 4, तो एक मेरा वैलिड आंसर मिल गया कि मेरी नंबर ऑफ मूव्स है 4। या फिर एक काम करते हैं, क्यू में पुश कर देते हैं, तो 0 के केस में मेरे नंबर ऑफ मूव्स हो गई, कितनी हो गई, नंबर ऑफ मूव्स मेरी हो गई 4। उसके बाद मैंने 2 को पॉप आउट करा, तो 2 को पॉप आउट करा तो ये मेरा जाएगा 1 इंटू वन में, या फिर ये मेरा जाएगा डायरेक्टली 1 में, राइट। तो ये तो वैलिड केस है नहीं, मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, नंबर ऑफ मूव्स एसोसिएटेड होगी 4, ठीक है। उसके बाद मैंने करा 3 को पॉप आउट, तो 3 के केस में ये मेरा जाएगा 1 इंटू थ्री या फिर 3 इंटू वन, ये मेरी वैलिड मूव्स नहीं है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 में,
राइट। तो 2 में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे आ गया 2 और नंबर ऑफ मूव्स मेरी लग चुकी हैं इस केस में भी 4, राइट। ये मेरा पॉप हो चुका है। फिर मुझे 0 मिल गया नंबर ऑफ मूव्स 4 के साथ, तो मेरा एक सोल्यूशन मेरे पास आ गया कि 4 नंबर ऑफ मूव्स के साथ मेरे पास 0 आ रहा है। ओके, फिर इसको हटा दिया मैंने, फिर 1 पॉप आउट किया, 1 पॉप आउट किया तो अब मुझे इस 1 को 0 में कन्वर्ट करना है। अब डेफिनेटली एक ही आंसर है, 0 में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ मैंने पुश कर दिया 0, नंबर ऑफ मूव्स हो गई 5, क्योंकि पहले 4 थी तो 4 + 1 5, यहाँ पे 4 थी ना, 5 हो गई। अब मैंने 2 को पॉप आउट किया, 2 को पॉप आउट किया तो डेफिनेटली 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, तो मैं सीधा सीधा डाल सकता हूँ कि यहाँ पे 1 आएगा और 1 के केस में नंबर ऑफ मूव्स मेरी हो जाएगी 5। फिर मैं 0 को पॉप आउट करूंगा तो मेरा 0 के केस में नंबर ऑफ मूव्स मुझे 5 मिल गई, मतलब एक सोल्यूशन मेरा 4 था, सेकंड सोल्यूशन मेरा 5 मूव्स के साथ आ गया। फिर मैंने इस 1 को पॉप आउट किया, 1 के बजाय 0 डाला, फिर 0 के केस में नंबर ऑफ मूव्स है 6, तो इस केस में मेरा 0 के केस में नंबर ऑफ मूव्स कितनी मिल गई, 6, मतलब इस वाले 0 को जब पॉप आउट करूंगा तो नंबर ऑफ मूव्स में 6 मिल गई। तो मेरे ये 3 आंसर हो गए जिससे मैं पहुंच सकता हूं, अपने 6 को 0 में कन्वर्ट कर सकता हूं 4, 5 या 6 मूव्स के अंदर। तो ये तो हो गया कि हमने सारे मूव्स निकाल लिए, राइट, कि 4, 5 और 6 मतलब तीनों मूव्स जिसमें मेरा 0 में कन्वर्ट हो रहा है। बट हमारा क्यू का बेनिफिट क्या है? क्यू का बेनिफिट ये है यूज करने का कि जो भी मेरा फर्स्ट 0 मिल रहा है तो उस पे जो नंबर ऑफ मूव्स होंगी वो मेरा मिनिमम नंबर होगा, राइट। जो भी मेरा फर्स्ट 0 मिल रहा है उस पे जो नंबर ऑफ मूव्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो मेरा मिनिमम नंबर होगा। तो मतलब जहां पे हम यहाँ पहुंचे थे ना, जहां पे हमने 0 में कन्वर्ट किया था, जो मेरा पहला रिजल्ट मिला था 4, वही मेरा मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स है। क्यों? क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट को हटा के उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को क्यू में पुश कर रहा हूँ और उन सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मान लो मैंने 6 को कन्वर्ट करा मैंने 5 में, लेट्स से 4 वाला एग्जांपल अच्छा था, 4 को मैंने कन्वर्ट करा 2 में और 3 में कन्वर्ट करा, राइट। तो इन दोनों का साथ नंबर ऑफ मूव जो जुड़ी हुई है वो 1 ही जुड़ी हुई है, राइट। तो इन दोनों में से अगर कोई भी 0 मुझे देती है तो इसका मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है ना मेरा, जो मुझे सबसे पहले 0 दे रहा है। तो डेफिनेटली 4 के साथ मतलब जो भी मेरा पहला 0 आया जिस भी सोल्यूशन में, तो वो मेरा शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है और उसके साथ वाले नंबर ऑफ मूव्स जो होंगी वो मेरा आंसर होगा, राइट। तो अभी तक हमें क्या पता लगा? अभी तक हमें ये पता लगा कि जो भी मुझे फर्स्ट 0 मिलेगा उससे जो एसोसिएटेड नंबर ऑफ मूव्स होंगी वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है, मतलब मैंने क्यू का यूज़ कर लिया एंड मुझे पता चल गया कि जो भी मेरा फर्स्ट 0 मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। बट अगर हम इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो हमें टीएल ही मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि अभी तक हमने इसमें डीपी को अप्लाई नहीं किया है। डीपी में हम क्या करते हैं, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके एक बिगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ क्यू में पुश करे जा रहे हैं, क्यू बहुत लंबी हो जा रही है डिपेंडिंग अपॉन की जो हमारी इनपुट है। तो हमने डीपी अप्लाई नहीं की इसलिए हमारा टीएल ही आ सकता है। तो दिस इज योर होमवर्क कि अभी आप ट्राई करो कि हम डीबी को इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने 6 वाला एग्जांपल फिर से लेता हूं, ठीक है। मैंने 6 लिया, 6 को मैंने ब्रेक कर दिया तो मेरा आया 5 और मेरा आया 3 2 6 तो मेरा 3 आया, राइट। फिर मैंने 5 को ब्रेक कर दिया, फिर मेरा आएगा एक 4 आ सकता है और एक मेरा आ सकता है बस 4 ही आ सकता है, राइट, 5 के केस में। फिर मैंने 4 को ब्रेक कर दिया और फिर मेरा 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 एक बार आ चुका है और यहाँ पे 3 दोबारा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चीज़ मेरी रिपीट हो रही है, राइट। तो अगर कोई नंबर एक बार क्यू में आ चुका है तो वो नंबर मेरा क्यू में दोबारा नहीं आना चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस चीज़ को हमें डीपी से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को दोबारा दोबारा क्यू में यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स कि हम उसको दोबारा दोबारा कॉम्प्यूट कर रहे हैं और उसमें उतना ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस केस में हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये पता लगाना है कि अब हम इसको क्यू में कैसे इंसर्ट करें कि हमारा टाइम इंक्रीज ना हो, और इस चीज़ को हमें डीपी के थ्रू कंस्ट्रेंट करके रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कोड भी करेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले कि हम इसको डीपी के थ्रू ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसमें क्यू का यूज कैसे कर रहे हैं एंड इसको सॉल्व कैसे करना है। एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स डाउन बिलो और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड या टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।